फ्रेंड्स, मनीषा गर्ग और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कालीबंगा सभ्यता का दूसरा पार्ट। मित्रों, कालीबंगा सभ्यता के पहले पार्ट में हमें कालीबंगा के जो अवशेष प्राप्त हुए, कालीबंगा से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष प्राप्त हुए उसके बारे में हमने जाना था कि कालीबंगा की जो नगर सभ्यता थी उसके बारे में जानना था। कालीबंगा से जो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर के जो अवशेष मिले उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया था मित्रों। और आज हम इसके दूसरे पार्ट में इसके और जो अवशेष हमें सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। मित्रों, कालीबंगा सभ्यता को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कालीबंगा से हमें बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है। जो बेलनाकार मोहरें हैं वो मेसोपोटामिया सभ्यता की है। हमें यहाँ से मिश्रित फसल गेहूँ और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गेहूँ और जौ के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके अलावा मित्रों, यहाँ से हमें एक कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा भी प्राप्त हुआ है। मिट्टी का पैमाना यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। तो इन सब चीज़ों से पता लगता है कि ये जो लोग थे काफ़ी समृद्धिशाली थे और व्यापारिक जो क्रियाकलाप थे उनके दूर देशों से स्थापित किए हुए थे। मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो वैज्ञानिक विधियों से भी पूर्णतः अवगत थे। इसीलिए उन्होंने उस टाइम में भी शल्य की चिकित्सा की वैज्ञानिक जो विधि है उसका इन्होंने आविष्कार कर लिया था। क्योंकि हमें कालीबंगा से कपाल छेदन क्रिया इसके अवशेष मिलते हैं। जैसे एक बालक की खोपड़ी है, उसके अंदर 6 छेद मिले हैं जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया। तो ये शल्य क्रिया का एक प्रमाण है जो हमें विश्व का सर्वप्रथम प्रमाण जो सिंधु घाटी सभ्यता का वो हमें यहाँ से प्राप्त होता है कालीबंगा से। मित्रों, कालीबंगा से हमें सामूहिक तंदूर का साक्ष्य मिलता है। सामूहिक तंदूर का मतलब है कि यहाँ का जो जनजीवन था वो सामूहिक था। लोग सामूहिक इकट्ठे एक से ज़्यादा परिवार जो थे एक घर में रहते थे और एक ही चूल्हे पर उनकी रोटी बनती थी या तंदूर में उनकी रोटी बनती थी। यही सामूहिक तंदूर प्रणाली जो है हमें और भी कई सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों से प्राप्त होती है। मित्रों, कालीबंगा की सभ्यता को गौर से देखें तो यहाँ से हमें कोई भी मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। मित्रों, हमें यहाँ से कांसे का दर्पण मिला है, हाथी दांत का कंगा मिला है, मूंगे मिले, मनके मिले तथा सीपों के आभूषण, तांबे की पीने आदि मिली। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि जब हम दर्पण की बात करते हैं, कांसे की दर्पण की, तांबे की पिन की और हाथी दांत की कंगे की, तो यहाँ से पता चलता है कि ये जो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के, ये श्रृंगार प्रिय थे। मित्रों, श्रृंगार प्रिय थे। बनने संवरने का इन्हें शौक था। ये जो बनने संवरने का शौक है मित्रों, ये किसी भी सभ्यता के लोगों में, किसी भी देश के लोगों में, किसी नगर के लोगों में तब आता है जब वहाँ पर पूर्ण समृद्धि हो, पूर्ण शांति हो। तो इस तरह ये भी पता लगता है कि ये स्वभाव से ये जो लोग थे बहुत ही शांति प्रिय थे। या किसी प्रकार का कोई द्वेष भाव नहीं था इन लोगों के बीच, ना ही इनकी किसी दूसरे जो स्टेट या राज्य से कोई दुश्मनी थी मित्र, शत्रुता थी। इसी तरह मित्रों, हम जानते हैं और भी कई अवशेष हैं जिनसे पता चलता है कि कालीबंगा की जो सभ्यता थी वो बिल्कुल शांति प्रिय सभ्यता थी। मित्रों, कालीबंगा की जो सभ्यता है वहाँ से हमें अंडाकार कब्र के अवशेष मिलते हैं। मित्रों, अंडाकार जो कब्र है उसके हमें अवशेष मिलते हैं और अंडाकार जो कब्र है उसको चिरायु नाम दिया गया। चिरायु कब्र का नाम इसमें दिया गया। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है मित्रों, क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कालीबंगा जो सभ्यता है वो वहाँ पर चिरायु कब्र का जो नाम है वो किसे दिया गया है, या अंडाकार जो कब्र है उसे क्या नाम दिया गया है, ये हमसे पूछा जा सकता है। मित्रों, स्वास्तिक का चिन्ह जो आज भी हमारे भारत की संस्कृति का मेन हिस्सा है। मित्रों, स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से कालीबंगा से प्राप्त होता है। मित्रों, स्वास्तिक का चिन्ह जो हमारे लिए बहुत शुभ है। मित्रों, आज भी धार्मिक कार्यों में जब भी कोई धार्मिक कार्य हम शुरू करते हैं तो स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो हम बनाते हैं। और ये मित्रों सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन लगती है मुझे तो। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी इतने पुराने टाइम में स्वास्तिक का महत्व अच्छी तरह जानते थे। स्वास्तिक के साथ साथ मित्रों, स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त होने के बाद यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है। शायद वास्तु दोष को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता था। वास्तु दोष को दूर करने में
पता लगता है कि स्वास्तिक का जो चिन्ह था या स्वास्तिक था वो लोगों के विश्वास का एक प्रतीक था मित्रों। सिंधु घाटी सभ्यता की मित्रों तीसरी प्रमुख राजधानी मानी जाती है कालीबंगा। कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी प्रमुख राजधानी कही जाती है। तो मित्रों ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि कालीबंगा सभ्यता की दो प्रसिद्ध राजधानियां कौन सी है। फिर पहली जो राजधानी है वो है मित्रों हड़प्पा, जिसकी खुदाई सबसे पहले हुई, और दूसरी जो राजधानी है मोहनजोदड़ो। मित्रों वर्तमान में ये दोनों स्थान ही पाकिस्तान में है, लेकिन इन दोनों को सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानियां कहा जाता है। और तीसरी जो राजधानी है वो है कालीबंगा। मित्रों कालीबंगा ऐसा स्थल है जिसकी जो खोज है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुई, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मिलने वाला कालीबंगा प्रथम स्थान है मित्रों, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कालीबंगा सभ्यता जो थी वहाँ पे पुरोहित का प्रमुख स्थान था। ये जो तथ्य है मित्रों, ये जो फैक्ट है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिलते हैं, लेकिन पुरोहित जो था, जब हम यहाँ के बहुत से अवशेषों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पुरोहित जो था वो यहाँ की सभ्यता में मेन स्थान रखता था। मित्रों डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जो एक बहुत ही जाने माने इतिहासविद है, उनके अनुसार इस जो सभ्यता का जो अंत है वो भूचाल या कच्छ के रण में, जिस क्षेत्र में ये सभ्यता पनपी सिंधु घाटी के पेटे में, वहाँ पर या तो भूचाल आया होगा बहुत जोर से, या जो कच्छ का रण है जहाँ पर ये लोग जिसके आसपास निवास करते थे वहाँ पे रेत भर गई। इस कारण क्या इनका जो जनजीवन था वो अस्त व्यस्त हो गया। और मित्रों एक बात और कही उन्होंने कि जो समुद्री हवाएं, जैसा कि हम कहते हैं कि आज जो स्थल रेत से भर चुका है, चारों तरफ रेगिस्तान है, तो मित्रों वहाँ पर कभी समुद्र हुआ करता था, इसके साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन ये जो समुद्री हवाएं वहाँ पर चला करती थी, जिनके कारण वहाँ वर्षा होती थी, और समुद्री हवाओं में नमी थी मित्रों, हवाओं में क्या थी, नमी थी, तब तक इनका जनजीवन जो था बहुत खुशहाल था। लेकिन जब ये हवाएं अपनी नमी खो दी इन्होंने, ये हवाएं सूखी चलने लगी, तो रेत से पूरा जो क्षेत्र था वो रेत से भर गया, क्योंकि हवाओं की नमी खत्म होने से वहाँ पे बरसात नहीं हुई। और ये जो पूरा क्षेत्र था सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थानों के अवशेष हमसे मिले रहे हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, उसके पास ही जो स्वतंत्रता प्राप्ति का भारत का जो पहला स्थल कालीबंगा, ये क्या पूर्णतः रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया, और वर्तमान में मित्रों यहाँ रेगिस्तान ही है। तो मित्रों ये भी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण माना जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार मित्रों के U.R. कैनेडी का कहना है कि निश्चित ही ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका पतन जो है किसी संक्रामक रोग से हुआ है। संक्रामक रोग भी इसका कारण हो सकता है, इसके पतन का कारण हो सकता है। अन्य जो इतिहासकार है मित्रों वो ये मानते हैं कि प्राकृतिक आपदा के कारण जो है इस सभ्यता का विनाश हुआ है, प्राकृतिक आपदा। तो इस तरह मित्रों ये जो सभी कारण बताए जा रहे हैं इतिहासविदों द्वारा, ये सभी हमारे लिए बहुत ही महत्व रखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें से कोई भी कारण जो है परीक्षा में प्रश्न के रूप में हमारे सामने आ सकता है, और हमें इसका आंसर पूरी तरह आना चाहिए। मित्रों बात करते हैं कालीबंगा संग्रहालय की। मित्रों कालीबंगा जो संग्रहालय है, जिसमें कालीबंगा से प्राप्त सिंधु घाटी की जितने भी अवशेष हैं वो रखे गए हैं, और इस संग्रहालय की जो स्थापना है वो 1985-86 में हुई थी। मित्रों कालीबंगा सभ्यता से हमें प्राक हड़प्पा और हड़प्पा के बाद के काल के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, और ये एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर मित्रों कांस्य के उपकरण जब हमें प्राप्त होते हैं तो इसे एक कांस्य सभ्यता का संज्ञा दी जाती है, कांस्य युगीन सभ्यता की संज्ञा दी जाती है, कांस्य युगीन सभ्यता। अब मित्रों ये भी धातव्य तथ्य है कि कालीबंगा जो था स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल है, जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट फॉर अस। राजस्थान में हड़प्पा से संबंधित जितने भी तथ्य मिलते हैं उनसे हमें यही ज्ञात होता है कि यहाँ की जो लोगों की जो लिपि थी वो कौन सी थी, किलाक्षर लिपि।
किलाक्षर लिपि की तरह थी या किलाक्षर लिपि इसको कह सकते हैं। वैसे इस लिपि को मित्रों एक नाम और दिया जाता है जिसको कहते हैं बुस्टोफिदन। मित्रों बुस्टोफिदन जो लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि थी। और मित्रों इस लिपि को क्या अभी तक हम पढ़ने में कामयाब नहीं हुए, इस लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सकता है। इसीलिए मित्रों सिंधु घाटी जो सभ्यता है इतिहास के आधे ऐतिहासिक काल में, जिस तरह इतिहास को 3 कालों में बांटा जाता है, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है मित्रों वो आधे ऐतिहासिक काल में आती है। आधे ऐतिहासिक काल में क्यों आती है मित्रों? क्योंकि आधे ऐतिहासिक काल में वो काल आता है, वो समय आता है मानव सभ्यता का जिस टाइम में मानव को लिखने का ज्ञान तो था उसने लिपि का आविष्कार भी कर लिया था, लेकिन हम उस लिपि को पढ़ने में अभी तक सक्षम नहीं है, पूरी तरह से इनके इतिहास को जानने में सक्षम नहीं है। मित्रों सिंधु घाटी सभ्यता अथवा अन्य किसी भी सभ्यता से प्राप्त अवशेषों के समय का ज्ञान हमें रेडियो कार्बन विधि से होता है। मित्रों C14 रेडियो कार्बन मेथड जो है उसको कार्बन डेटिंग पद्धति भी कहते हैं। कार्बन डेटिंग पद्धति, ये जो कार्बन डेटिंग पद्धति है मित्रों, इसका जो आविष्कार है या इसका जो खोज है वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियर्ड लिबी। ये नाम मित्रों आप याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। ये पूछा जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कि रेडियो कार्बन जो विधि है उसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो विलियर्ड लिबी इनका पूरा नाम है मित्रों। इन्होंने ये बताया कि C14 रेडियो कार्बन जो मेथड है उसके द्वारा हम किसी भी वस्तु की आयु का अनुमान लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं मित्रों, ये कौन सी विधि होती है, तो मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताती हूँ। मित्रों इसके अनुसार जब कोई वस्तु अस्तित्व में होती है, इसके अनुसार जब कोई वस्तु अस्तित्व में होती है तो इसमें कार्बन के 2 तत्व होते हैं। कौन से मतलब C14 और C12, 2 तरह के कार्बन होते हैं किसी भी वस्तु में। सृष्टि की इस प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में, चाहे वो मानव हो, चाहे वो कोई निर्जीव वस्तु हो, चाहे किसी जीव हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु या कुछ भी हो मित्रों, एनीथिंग, प्रत्येक जो वस्तु है उसमें 2 तरह के कार्बन होते हैं C14 और C12 मित्रों। लेकिन जब जैसे जैसे वस्तु जो है विघटित हो जाती है मित्रों, विघटित होने का मतलब कोई निर्जीव वस्तु है वो टूटने फूटने लग जाती है, काम नहीं आती है या ऐसी पड़ी रहती है, निर्जीव वस्तु हो या सजीव वस्तु, उसमें क्या होता है कि C14 की मात्रा तो कम होने लगती है। जब कोई वस्तु बिल्कुल मृत अवस्था में आ जाती है या बेकार अवस्था में आ जाती है तो उसमें C14 की जो मात्रा है वो कम होने लगती है और C12 की जो मात्रा है वो जो की त्यों ही रहती है, समान रहती है मित्रों, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता C12 में, और C14 की जो मात्रा है वो कम होने लगती है। लेकिन मित्रों C12 की मात्रा समान रहती है और C14 की मात्रा कम होती है, तो 5730 वर्षों में 5730 वर्षों में क्या होता है कि कार्बन 14 की जो मात्रा है वो घटकर कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है मित्रों, 1/2। किसकी मात्रा, C14 की मात्रा 1/2 रह जाती है। कितने वर्षों में, 5730 वर्षों में। ये एक पैमाना है मित्रों किसी भी वस्तु की आयु को जानने का। अब मित्रों इसी जो 5730 वर्षों है, इसी को आधार मानकर हम किसी भी वस्तु का काल निर्धारण कर सकते हैं। काल निर्धारण किसके द्वारा होता है, रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा। तो मित्रों यहाँ अपनी जो कालीबंगा सभ्यता थी वो पूर्ण होती है। अगले पार्ट में हम आहट सभ्यता और अन्य सभ्यताओं के बारे में जानेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।